देखने को मिला। फिलहाल बढ़ते आगे और बड़ी खबर की ओर, अपनी पहली ब्रेकिंग की ओर आते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जो बिडेन के इंतखाब जीतने के बाद और कमला हैरिस के जीतने के बाद अब नई बात सामने आ रही है। टाइम्स मैगजीन ने फिर अपना रुख बदल दिया है और भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलना शुरू किया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की दुहाई देते हुए 370 सीए और एमनेस्टी दफ्तरों का बंद करने का हवाला देते हुए कहा गया कि 2019 के बाद हुकूमत ने अक़लियती फिरके के साथ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह माना जा रहा है कि जो बिडेन की हुकूमत बनने से पहले जो टाइम्स मैगजीन है उन्होंने इस तरीके का रुझान अपनाया है, इस तरीके का अप्रोच अपनाया है और अपनी ऑफिशियल साइट्स पर यह लिखना शुरू किया है। ट्रंप टेन्योर में भी आपको याद होगा कि टाइम्स ने पहले क्या कुछ लिखा था, बाद में पलटा था, लेकिन अब माना जा रहा है क्योंकि हुकूमत बदली है और जो बिडेन और कमला हैरिस के बारे में काफी कुछ पहले ही कहा जा रहा है, इसलिए बड़ी बात यह है कि शायद तब्दीलियां बहुत कुछ देखने को मिलेगी। मैं फटाफट से इस बड़ी खबर पर बात करूंगा। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ है, क्योंकि डिफेंस की भी 2-3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव साहब, ये जो टाइम्स मैगजीन का खुलासा सामने आ रहा है, ये जो यू टर्न दोबारा पॉलिसी के अंदर आ रहा है, क्या बैटल पिच और ज्यादा सख्त है, डिप्लोमेसी में और काम करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ट्रंप के साथ जो याराना था बिडेन के साथ वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा, शायद आज के दिन से बड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं। जी देखिए, जहां तक टाइम मैगजीन का प्रश्न है, मैं इसे और इसके द्वारा लिखे गए जो भी आर्टिकल्स इसमें हैं या जो भी तस्वीरें छापी जाती हैं उसे मैं किसी तरीके से बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। इसलिए क्योंकि टाइम मैगजीन जो है कोई ऐसी सरकारी संस्था नहीं है कि जिसके की बयानों को, जिसके की आर्टिकल्स को बहुत गंभीरता के साथ लिया जाए और उसका सरकारों की डिप्लोमेसी पे असर पड़े। टाइम मैगजीन का जरूर एक प्रतिष्ठित स्थान है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि टाइम मैगजीन में कई बार जो है उसके जो अप्रोच होते हैं उसमें समय समय पे परिवर्तन आता है। टाइम मैगजीन अपने जो कभी अनिश्चित तरीके से व्यवहार करती है। जहां तक 370 और 35A का जो मामला है, ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत ने ये जो भी प्रस्ताव है इसको अपने संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हल कर लिया है और जम्मू एंड कश्मीर में ये जो पूरा जो इशू है वहां के लोगों ने इसे स्वीकार किया है और ये सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कर लिया गया है और ये भारत का आंतरिक मामला है। इसमें टाइम मैगजीन को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भारत इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप को, इस तरह के कमेंट्स को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक आपने पूछा कि बिडेन और मोदी जी के बीच में क्या संभावनाएं हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो संबंध है भारत और अमेरिका के, वो जो है साझा मूल्यों पर, साझा हितों और साझा चुनौतियों पर आधारित है। ये जो भारत और अमेरिका के जब दोनों नेता मिलेंगे तो ये जो भारत की 130 करोड़ जनता और अमेरिका का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है उसके नेता के तौर पे ये मिलन होगा और जाहिर है कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में के नेताओं के बीच में वो केमिस्ट्री जरूर एस्टेब्लिश होगी। जैसा कि हमने ट्रंप के साथ देखा था, जैसा कि ओबामा के साथ देखा था, वैसी ही केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के नेता के साथ स्थापित करेंगे। और ये जो संबंध है ये आज के समय में इतने बड़े और व्यापक हो चुके हैं कि इसे कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। और ये जो पार्टनरशिप है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो और उसके साथ साथ जो स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और वैश्विक नीति में बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे जैसे चाइना का चैलेंज सामने आता जा रहा है, भारत और अमेरिका दो लोकतांत्रिक देश और अधिक साथ में आएंगे। राइट, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। संजीव सर बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैं दोबारा आऊंगा। कर्नल टीपी त्यागी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, संजीव श्रीवास्तव साहब का मानना है कि देखिए जो हमने डिप्लोमेटिक काम किया है ये आर्टिकल लिखने से और इस तरीके की बातें कहने से उस पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिस सिचुएशन से अभी पूरा विश्व चल रहा है, कोविड-19 और फिर उस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जाना, पुतिन का बीमार होना और जो बिडेन का आना, ये जियोपॉलिटिक्स में कुछ नया हो सकता है, इस तरीके की आशंकाएं जो हैं वो बताई जा रही है। लेकिन क्या
वो पुरानी पॉलिसियां कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है जो विज़ इंडिया थी, विज़ पाकिस्तान थी, क्योंकि बाइडेन कितने सॉफ्ट कहां पर है यह किसी से छुपा नहीं है। देखिए, श्रीवास्तव जी ठीक ही कह रहे हैं। पहली बात तो टाइम मैगजीन को अब अमेरिका में भी वो वैल्यू नहीं दी जाती जो पहले दी जाती थी। उन्होंने कहा कि मोदी इज डिवाइडर इन चीफ और वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और 370 का हटाना भी उसी का एक पार्ट है। ये टाइम मैगजीन ने कहा, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है, जैसे आपको बताया अभी इन्होंने। अब दूसरी बात, ये बात सच है कि बिडेन को पाकिस्तान ने 2016 में हिलाले पाकिस्तान का एक इनाम दिया था और जो बिडेन ने स्वीकार किया था। ये बात भी सच है कि जो कमला हैरिस हैं, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो सलाहकार है, वो एक पाकिस्तानी है। लेकिन इन बातों से ये कंक्लूड कर लेना कि बिडेन की पॉलिसी ट्रंप से अलग होगी, गलत है। उसका कारण ये है कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुस्तान को तरजीह देना जरूरी है। और अब ये जरूरी इसलिए और भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ट्रंप भी और बिडेन भी दोनों ये मानते हैं कि नंबर 1 एनिमी चाइना है और चाइना के सामने इस वक्त न केवल खड़ा होने वाला बल्कि खड़ा होकर दिखा देने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है। और फिर एक बात जो कागजों के ऊपर है और ग्राउंड के ऊपर भी है, वो है 2+2 के बाद में जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बनी, जिसे मिलिट्री पार्टनरशिप कहते हैं, जिसकी 4 स्टेज होती हैं और जिसकी फाइनल स्टेज बीका के साथ कंफर्म हुई, वो ये बताती है कि अब इस नीति को बदला नहीं जा सकता। यानी कि बिडेन आए या कोई और प्रेसिडेंट आए, हिंदुस्तान के साथ में उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप रहेगी, क्वेड रहेगा, 2+2 और उनके जो युद्धाभ्यास है वो रहेंगे और चीन के साथ उनका रुख और ज्यादा सख्त होगा क्योंकि एक मुद्दा नहीं है, केवल कोरोना का मुद्दा नहीं है सर, कोरोना के साथ में एनवायरमेंट का भी मुद्दा है, कोरोना के साथ में ट्रेड का भी मुद्दा है। हर मुद्दे के साथ में चाइना और अमेरिका के अंदर लड़ाई। और एक बात और, अमेरिका हर 80 साल के बाद करीब करीब एक युद्ध लड़ता रहा है अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए। उसने 1780 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा, 1860 में उसने अपना सिविल वॉर लड़ा और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। और अब 80 साल हो रहे हैं, अब हो सकता है डायरेक्टली। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। ये तीसरा विश्व युद्ध की बात आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी देर में वो खबर प्ले करूंगा। हम भी इस पर क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। लेकिन बड़ी खबर, एक अच्छी खबर भी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट से बाहर आ रही है और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से जो खबर बाहर आ रही है वो भारत के लिए भी काफी अच्छी खबर है। और माना जा रहा है कि H1B1 वीजा के अंदर जो पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई थी, नई एडमिनिस्ट्रेशन आने के साथ ही उन पाबंदियों को हटाया जा सकता है। और वो पाबंदियां हटने के बाद सीधे से 5 लाख भारतीयों को सिटीजनशिप अमेरिका के अंदर मिल सकती है। ग्रीन कार्ड लेना भी थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि टाइम पीरियड जो भारत के लिए दिया गया था उसमें भी कमी की जा सकती है। और ये कोटा जो है, कंट्री कोटा जो है, इसको भी माना जा रहा कि लगभग कैंसिल किया जा सकता है। तो श्रीवास्तव साहब, एक बात तो वो थी जो हमने अभी पहले कही, लेकिन ये अच्छी खबर भी है कि H1B1 वीजा जिसको लेकर ट्रंप काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम करते रहे और उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला ले लिया है। माना जा रहा है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आने के साथ ही, नए प्रेसिडेंट आने के साथ ही इसको खत्म किया जा सकता है और जो बैन लगाया गया था वो विड्रॉ होगा और 5 लाख से ज्यादा भारतीयों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छी खबर है और इसकी अपेक्षा थी, क्योंकि यदि आप बिडेन की जो इलेक्शन के उनके जो प्रॉमिसेस को देखिए, उनके मैनिफेस्टो को देखिए, तो उसमें उन्होंने इमाइग्रेशन के ऊपर एक लिबरल रवैया अपनाया था और लगातार वो इस बात को कहते थे कि अमेरिका चूंकि इमाइग्रेंट्स का कंट्री है, अमेरिका जो आज अमेरिका दिखाई देता है वो इमाइग्रेशन का से ही बना हुआ अमेरिका है। और इस बात को बिडेन बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझते हैं
और इसी वजह से वो इमिग्रेंट्स का बहुत सम्मान करते जी। हैं। और उसमें खासकर जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड लेबर है, उसका तो वो बेहद सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ वो जब भारत में आए थे तो भारत के लोग कितने परिश्रमी हैं उसको लेकर के भी उन्होंने भारत के लोगों के बारे में भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे। तो जाहिर है कि बिडेन का जो अप्रोच होगा वो इमिग्रेशन को लेकर के लिबरल होगा। और इसी वजह से H1B वीजा पे जो ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीतियों की वजह से और उनका जो ट्रांजैक्शनल पर्सनालिटी थी, उनका जो एक बिजनेसमैन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पे वो चला करते थे, अपने फायदे को पहले देखते थे, बहुत ही आत्म केंद्रित होकर के सोचते थे, वो सारी चीजें अब दूर होंगी। और इमिग्रेशन के ऊपर जाहिर है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को बहुत राहत मिलेगी। बहुत सारे जो इंडियन अमेरिकन जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी जो सिटीजनशिप है उसको भी देने का उन्होंने वादा किया है। और जाहिर है कि H1B वीजा पे जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और बैन ट्रंप ने लगाए थे वो अब हटने वाले हैं। तो ये भारत की इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत राहत है इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 5 लाख भारतीयों को बराह रास्त इसका जो है फायदा मिले। लेकिन फटाफट से ताकि साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो टाइम फ्रेम है ग्रीन कार्ड के लिए भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, उसमें जब आप देखेंगे तो हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम, टाइम बॉन्ड जो बना दिया गया था, क्या उसमें भी कोई एक्सपेक्टेशन की जाए जब H1B1 वीजा पर फैसला होगा तो यहां पर भारत को भी उस लिस्ट में रखा जाएगा जो अदर कंट्रीज के लिए वहां पर है? सर, मेरा इसमें सोचना थोड़ा अलग है। हम लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 25-30 साल तक उनको तैयार करते हैं, IIT और IIM में तैयार करते हैं, और सब कुछ तैयार करने के बाद उनको अमेरिका में भेज देते हैं। ये तो एक किस्म का ब्रेन ड्रेन है। अगर इसके अंदर कुछ पाबंदी थी, टूरिस्ट के लिए आप जाइए, पढ़ने के लिए जाइए, 2-4 साल के लिए जाइए, वो तो ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप के लिए जब जाते हैं तो ये हम समझते हैं कि इसका परिणाम देश के सही हित में नहीं है सर। ये H1B1 वीजा में अगर पाबंदी लग गई थी तो उससे कोई हमें नुकसान नहीं दिखाई देता, हमको तो अपने देश की उसमें बेहतरी दिखाई देती है, क्योंकि वो ब्रेन जो हिंदुस्तान में रहना चाहिए था, अब यहाँ पे स्टार्टअप है, डिजिटल इंडिया है, एप्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम ग्रेट काम कर रहे हैं, इसरो है, हमने इस किस्म के काम किए हैं कि अब अगर हमारा ब्रेन हमारे साथ रहे तो हमारे मुकाबला कोई दूसरा कंट्री है ही नहीं, ना तो मिलिटरीली, ना तो थिंकिंग में, और ना उस आइडिया में जिसमें हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि अब तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना चाहिए, UNO का चार्टर चेंज होना चाहिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बने और जिसके अंदर प्राइम इंपॉर्टेंस इंडिया को मिलनी चाहिए।